प्रश्नकाल में आज का प्रश्न है, अलख कब जगाई जाती है? जवाब मुश्किल नहीं है, पर ऐसी जरूरत पड़ना फिर प्रश्नों को जन्म देता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीजेपी को लग रहा है कि आम जन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगानी होगी। इसके लिए गुमनाम नायकों को न केवल याद किया जाएगा, बल्कि लोगों को याद दिलाया जाएगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें यह बताया जाएगा कि एक नायक ऐसा भी था या थी। शुरुआत अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती से। क्या देश के नायक गुमनाम हुए या किए गए? क्या कुछ को ही हाईलाइट करना दलों का शगल नहीं रहा है? अगर रहा तो कौन ज्यादा जिम्मेदार है? क्या यह कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं, क्योंकि महिलाओं पर खास फोकस कर एक कार्ड भी साथ साथ चल दिया गया? अगर है भी तो क्या जरूरी अभियान नहीं है, और क्या इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल मेरे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र यादव। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत अटल भाई आपसे कर रहा हूं। अटल भाई, थोड़ा सा मुझे समझाइए किस तरह से ये अभियान चलेगा, इस अभियान का मकसद क्या है और इस अभियान का लक्ष्य क्या है? देखिए स्वप्निल भाई, जिस तरीके से पिछले आप देखो तो आजादी के बाद से जो हमारे ऐसे पुरोधा थे जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले, जो आजादी की लड़ाई में लड़े, जो जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन राजा के रूप में बहुत अच्छा किया, सेनापति के रूप में बहुत अच्छा किया, उन सबको अपने हिसाब से राजनीतिकरण करके भुला देना वो, और राष्ट्रवाद उसके कारण जो देश प्रथम की भावना है उसका धीरे 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 कम हो जाना, और कुछ लोगों को जानना, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका कोई इस देश से ताना बाना नहीं है, उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर नरसंहार ज्यादा किया बजाय कि कुछ एडिशन करने की, यहाँ की संस्कृति को ज्यादा रौंदा। लेकिन उनको इस तरीके से इतिहासकारों ने और हमारे राजनीतिज्ञों की शय पर इस तरीके से लिखा कि बच्चों को पूरी श्रृंखला मुगलों की तो पता है, लेकिन हमारे अगर बाजीराव पेशवा से बात करें, राणा सांगा की पूरी अगर चैन देखें, पृथ्वीराज चौहान की देखें, उधर गुरु गोविंद सिंह साहब के, इधर रणजीत सिंह साहब की देखें, उधम सिंह सुखदेव तक नहीं पता, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे वो नहीं पता, और आप देखिए कि गंगा दीन मेहतर एक व्यक्ति हुए, उन्होंने 200 ब्रिटिशर्स को 1857 की लड़ाई में मार दिया था, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि साहब अकबर बहुत वीर था और उसने ऐसे लड़ाई लड़ी। और नहीं, हमें ये भी पता है, देखिए हमने भी इतिहास पढ़ा है अटल भाई, हमने भी इतिहास पढ़ा है, हमने महाराणा प्रताप के बारे में भी पढ़ा है, ऐसा नहीं, हमने शिवाजी के बारे में भी पढ़ा है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा है, और स्कूलों में ही पढ़ा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को, 2 मिनट अटल भाई, सवाल यह है कि बीजेपी को अहिल्याबाई होलकर के बारे में कब पता चला? देखिए ऐसा नहीं है, बीजेपी हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है। देखिए बहुत स्पष्ट, पहला विचार राष्ट्र प्रथम की भावना, दूसरा जो हिंदू संस्कृति है उसको बढ़ावा देना, ये 2 विचार हमारे बहुत स्पष्ट है। उसके इर्द गिर्द फिर सारे विचार हैं। अटल जी की सरकार ने मोदी 1.0 और 2.0 ने अहिल्याबाई होलकर के नाम पर क्या क्या किया है अभी तक? देखिए आप ऐसे मानिए कि आप हर परिस्थिति को हर चीज से जोड़ नहीं सकते, लेकिन अटल बिहारी जी की सरकार के वक्त भी अटल नाम का एक व्यक्ति जब संघ में जाता था और विचार लेता था, तो वो ये जानता था कि अहिल्याबाई जी ने सामाजिक सरोकारता के कितने काम किए, भले वो बिल्कुल सेंटर में बैठ के 1767-1800वीं सदी में, जबकि महिलाओं के उत्थान के विषय में बहुत कम सोचा जा रहा था। और तो क्या स्पीच के दौरान, क्या स्पीचेस के दौरान ये भी बताया जाएगा कि अहिल्याबाई जी के नाम पर इंदौर में एक बड़ा एजुकेशनल हब है, इंस्टीट्यूट है? बिल्कुल बताया जाएगा, क्यों नहीं बताया जाएगा। इंदौर के अंदर इंस्टीट्यूट है, वाराणसी के अंदर बहुत सारे जो घाट है उसका पुनरुद्धार अहिल्याबाई जी ने जो भारतीय संस्कृति है उसको नहीं, तो इसका मतलब ये है ना कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि अहिल्याबाई को एकदम भुला दिया था
उन्होंने भी उनके नाम पर, मतलब मध्य प्रदेश में इंदौर में जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा किया गया। देखिए, मेरा हम लोगों का ये विचार है ही नहीं। आप इसमें ये मत भूलिए कि कोई कांग्रेस के लिए हम कुछ कह रहे हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पुरोधा है, जो उस वक्त बैठ करके महिलाओं के बारे में, सामाजिक सिक्योरिटी के बारे में, भारतीय संस्कृति के मतलब घाटों का पुनरुत्थान करना, मंदिरों का पुनरुत्थान करना, ये सब कर रहे थे। ऐसे पुरोधा है, उनके बारे में जन जन तक ले जाना, उनकी बात को बच्चों तक ले जाना, उससे क्या है, राष्ट्र भावना पनपती है, नैतिकता पनपती है। गोविंद पटेल जी को मैं इधर शामिल कर रहा हूं। गोविंद पटेल जी, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है? अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाने की नौबत आई है तो उसका एक दोष तो आपके ऊपर आ जाता है, लेकिन अगर सांस्कृतिक अलग जगाई भी जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे तो नजर नहीं आती। मतलब इनिशियल रिएक्शन में दिखावा कह देना मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से देश की महान विभूतियों को लेकर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पिछले समय भी आपने देखा कि सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने जिस तरह से जो मौका मिला, जहां उन्हें मिला, तो जो भी महान विभूतियां थी उनको बिल्कुल याद किया है। लेकिन भाजपा के कथनी और खड़नी में फर्क रहा है हमेशा। एक नहीं, तो गुमनाम नायकों के बारे में बता के कथनी और करनी की क्या बात आ जाती है? मैं बता रहा हूँ, उस चीज पे आ रहा हूँ। जिस तरह से एक तरफ तो ये नायकों की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी जो कर्नल सोफिया के लिए इनके मंत्री ने जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको उठाया नहीं बीजेपी ने, उनको लेकर जिस तरह से इन्होंने कोई उसके बारे में चर्चा नहीं की, तो ये दोहरा चरित्र ही तो सामने आ रहा है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि नहीं साहब हम तो नायकों का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बताइए क्या वो हमारे जो सोफिया है, कर्नल सोफिया जी है, क्या वो हमारे लिए नायक नहीं है? उन्होंने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, क्या उनके लिए इस तरह के शब्द इनके मंत्री कहते हैं? वो अभी भी सरकार में मंत्री है, तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक आर्मी पर्सनल की बात कर रहे हैं, जब मैं आर्मी पर्सनल को देखता हूं तो मैं उसको मेल या फीमेल के तौर पे नहीं देखता हूं। पूरी आर्मी को इस सवालों के कटघरे में तो एक बार आप लोग खड़ा कर ही चुके हैं ना कुछ सालों पहले, तो क्या वो अपमान नहीं था? देखिए स्वप्निल जी, जो स्थिति और परिस्थिति अभी बनी हुई है उसको लेकर इनका जो दोहरी नीति है, उसके पीछे का जो आज सामने आया है कि इन्होंने जो घर घर सिंदूर बांटने का एक अभियान शुरू करने का काम किया था। आज ये नहीं, 2 सेकंड गोविंद भाई 2 सेकंड। पार्टी लेवल पर या सरकार के लेवल पर कब? भाई पार्टी जो करने वाली वो पार्टी अध्यक्ष बताएगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की ओर से कभी भी ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया कि हम घर घर सिंदूर बांटने की योजना चालू कर रहे हैं? बिल्कुल, समाचार पत्रों में छपी है। आज ये खंडन कर रहे हैं, उस दिन क्यों नहीं किया इन्होंने? ठीक है, इन्होंने आज ये खंडन कर रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले जब ये समाचार, ठीक है गोविंद भाई, एक सवाल और लूंगा, फिर मैं जितेंद्र यादव जी के पास जाऊंगा। एक सवाल मैं और आपसे लूंगा। नेहरू गांधी फैमिली के 3 पर्सन्स पर 12 सेंट्रल स्कीमें हैं, 52 स्टेट स्कीमें हैं, 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हैं, 19 स्टेडियम्स हैं, 5 एयरपोर्ट या पोर्ट्स हैं, 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अवार्ड्स भी लगभग 51 के आसपास है, 15 फेलोशिप्स हैं। मैं अभी इस लिस्ट को और आगे बढ़ा सकता हूं। मुझे दिक्कत इस बात की है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हों, राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, उनका स्पोर्ट्स में कोई योगदान था नहीं, लेकिन उनके नाम पर स्पोर्ट्स के अवार्ड्स भी हैं, टूर्नामेंट्स भी हैं, स्टेडियम्स भी हैं। जबकि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने राष्ट्र खेल हॉकी कभी भी किसी भी कागज पर घोषित नहीं किया। तो इसका मतलब है ना कि आपने कुछ लोगों को भुला दिया। नहीं तो स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, पीटी उषा के नाम पर चीजें हो सकती थी, ध्यानचंद के नाम पर चीजें हो सकती थी, उसी संख्या में जिस संख्या में मैंने नेहरू गांधी फैमिली के 3 नामों के लिस्ट बताई। सुखमल जी, आपने जो 3 नाम बताया, क्या उनका देश में कोई योगदान नहीं? स्पोर्ट्स में क्या योगदान है, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना। नहीं, स्पोर्ट्स की बात
स्पोर्ट्स की बात तब आएगी जब आप एक चीज बताइए। सर देखिए, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे राजीव गांधी अवार्ड मिले और मुझे ध्यानचंद अवार्ड मिले, मेरी फील्ड में एक अलग वो होगा, क्योंकि ध्यानचंद हमारे लिए भगवान हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कभी कभी अवार्ड के नाम भी एक अतिरिक्त उत्साह पैदा करते हैं, वो पैदा नहीं हो पाता। मैं तो ये कह रहा हूं। नहीं, हमने ध्यानचंद जी के नाम पे क्या कुछ नहीं किया? अरे भाई, इतना किया क्या आपने भाई? 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट गांधी परिवार के नाम पर, कोई तुक बनता है क्या? गांधी परिवार के नाम पे मत कहिए उन्हें, आप बताइए वो देश की महान विभूतियों में नहीं थे क्या? नहीं तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, नेहरू जी, ध्यानचंद के नाम पर कितने टूर्नामेंट्स हैं? मुझे एक टूर्नामेंट गिना दीजिए, मैं अपना पॉइंट यहीं पे क्लोज कर दूंगा। एक टूर्नामेंट ध्यानचंद जी के नाम पर या पीटी उषा के नाम पर? नहीं, हमने इनके लिए कुछ नहीं किया क्या, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर आपने ध्यानचंद जी के लिए क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यानचंद जी का परिवार सरकारों को कोसता नजर आया इसी देश को। अब हमारी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही है, अभी तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन जब हमारी सरकार रही तो हमने क्या सरकार में हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया क्या? यही मैं तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र यादव जी, अब मैं आपको शामिल कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आज कितना स्पेस है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हम उस दौर में हैं, पहले आप नया इतिहास लिख तो दो, तब तो वो हमारे अंदर समाएगा। अभी तक हम इतिहास पर इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, नया इतिहास लिखना शुरू तो करो। बिठाओ तो उन 10-15 लोगों को जो बैठेगा, रिसर्च करेगा और नया इतिहास लिखेगा। तब तो हमारे पास वाजिब किताबें होंगी, तब तो हमारे पास वाजिब लेख होंगे, तब तो हम बात कर पाएंगे। स्वप्निल, आपका जो सवाल का पहला बिंदु है ना, मैं सबसे पहले उस पर बात करूंगा। देखिए, राष्ट्रवाद शब्द जहां राष्ट्र अपने आप को मजबूत करता है ना, तो उसका सबसे प्रमुख उपकरण होता है राष्ट्रवाद। और चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक, किसी भी पैरामीटर पर जब वो अपनी पहचान गढ़ता है, तो इसमें यहाँ एक शब्द आया पहचान, इसमें संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संस्कृति एक ऐसा पहलू है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान में उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, और यदि भुला ही दिया जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। जब आप अपनी पहचान से मुंह मोड़ते हो तो फिर क्या रह गया? तो ये रही बात क्लियर है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक बहुत अहम पहलू होता है राष्ट्रवाद का। तो आप इसे सनातनी कदम देख रहे हैं? आप नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही मैं बोलने वाला था। अब मायने ये रखता है कि संस्कृति के किन पहचान तत्वों को आप पहचान दिलाना चाहते हैं या उन पर अपने राष्ट्र की पहचान बनाना चाहते हैं। देखिए, समझिए जरा, जाति है, प्रजाति है, पहनावा है, बोली है, आपकी मान्यताएं हैं और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण वो घटनाएं जिन पर आप गर्व कर सकते हो। जैसे उदाहरण और सरल कर दूं, जैसे जर्मनी में हिटलर ने अपनी प्रजाति के नाम पर, अपनी प्रजाति की श्रेष्ठता के नाम पर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। वो राष्ट्रवाद प्रजातीय पर वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आगे चल के कृप्त रूप हो गया, जिसको हम प्रजातीय राष्ट्रवाद कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ भारतीय संदर्भ में हम जब बात करते हैं, हम केवल आपकी बात में एक शब्द जुड़ा हुआ था, ध्यान देना, कि हम अपने नायकों के नाम पर अपनी पहचान को यदि याद दिलाते हैं या पुनर्परिभाषित करते हैं, तो ये तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण होता है। चाहे राइटिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो या फिर सेंटर वाले, हर कोई व्यक्ति, हर राष्ट्र से प्रेम करने वाला व्यक्ति चाहेगा कि उसकी पहचान नायकों के नाम पर हो। तो ये क्षेत्र मैं बड़ा स्वाभाविक मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अब दूसरा, आपने जो दूसरा सवाल पूछा था कि क्या इतिहास, पिछले इतिहास को भुला दें तो क्या नया इतिहास वैकल्पिक तैयार कर दिया गया है? क्या आपने ऐसा कुछ किया? देखिए, इतिहास लिखना वास्तव में ये बहुत जल्दी समीक्षा होगी। इतिहास की समीक्षा हमेशा भविष्य के गर्भ में होती है। ये हम अब अपने इतिहास की समीक्षा कर सकते हैं, पर आपकी बात का संदर्भ मैं समझ रहा हूं कि क्या हम क्यों भुला दें अपने उन महान विभूतियों को? क्या हम ऐसा कोई नए पैरामीटर सेट कर पाए हैं अभी तक? बिल्कुल सही बात है भैया, पैरामीटर आपने क्या सेट किए ये आपकी अगली पीढ़ियां समीक्षा करेगी, राजनीति का अगला पन्ना समीक्षा करेगा। पर जहां तक बात है आज अपने अतीत को साथ लेके चलने की, तो निसंदेह आपको अपने उन अतीत के गर्वीले पन्नों को अपनी नई पीढ़ियों को बताना, इसमें खुशी की बात है। चाहे वो कांग्रेस करे
चाहे वो बीजेपी करे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राजनीति की बड़ी अहम कड़ी होती है। अब मायना ये रखता है कि संस्कृति के किस तत्व को आप केंद्र में रखना चाहते हैं। क्या आप संप्रदाय को केंद्र में रखना चाहते हैं? उसके लिए बात तो वही है ना कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स तो लाइए। जब तक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक आपका ये प्रयास सिर्फ ओरल है। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज कैसे होगा? बयान तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, स्पीचेस तो एक दिन भूल जाएंगे। मैं आपकी बात सही, मैं और विस्तार दे दूं इसको। जब तक हमें अपने सिलेबस में शामिल नहीं करें, हम अपनी दैनिक जो प्रैक्टिकल राजनीति है उसमें शामिल नहीं करें, तब तक वो केवल गाल बजाना ही साबित होगा। ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि भैया प्रैक्टिकली कहाँ, धरातल पर कहाँ है। सिर्फ आप ये बहुत अहम आपने सवाल उठाया है। और राष्ट्रवाद, वास्तव में राष्ट्रवाद की जो बात है ना, जिसे एक लहर कहते हैं, भाई पहचान तो वही होती है ना जिसे पहचान की राजनीति बनने लगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसको मुख्य धारा में लाना चाहिए, इसको सिलेबस वाइज भी करना चाहिए। यदि नायक और नायिकाओं की बात है तो उन्हें हमेशा फ्रंट पे, और कम से कम उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो यार, उनको डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। जितेंद्र भाई, मैं 2 मिनट आता हूँ आपके पास, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अटल खंडेलवाल जी, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या क्या है? बीजेपी के लिहाज से मैं पूछ रहा हूं, और यह सवाल बीजेपी से पूछना बनता है क्योंकि उसके पीछे तर्क है। जैसे क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत बेगम हजरत महल है या नहीं है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं या नहीं है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है या नहीं है? मोहम्मद अली जौहर हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं या नहीं है? देखिए, ऐसा है स्वप्निल जी कि आप पंथों में जो आप पंथ को लेकर के आगे बात कर रहे हैं, तो वो उसकी हम बात ही नहीं करते। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिर्फ सिंधु नदी के पार से और हिमालय पर्वत के नीचे जो भी धरा है, वहां जो भी संस्कृति बनती है, और जिसने भी राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व दिया है, वो सब राष्ट्रवाद के नायक हैं। और वो किसी भी रूप में, भले खेल के रूप में, भले संगीत के रूप में, भले गायन के रूप में, भले वीरता के रूप में, प्राण न्यौछावर करने के रूप में, राष्ट्र की है। तो आपका ये पॉलिटिकल कदम नहीं है? आपका ये पॉलिटिकल कदम नहीं है? आप क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये पॉलिटिकल प्रथम क्या होता है? नहीं, आपने उसमें जोड़ा ना, वो महिलाओं पर फोकस वाला हिस्सा जोड़कर उसको थोड़ा तो सियासी बना ही दिया। देखिए, मैं यही बोल रहा हूं कि हम केवल एक बात कहते हैं और सियासी दूसरे बना देते हैं। हमने तो अहिल्याबाई होलकर जी की बात करी कि भाई हम महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, जो कंपैरिजन करती है बहुत सारे यूरोप और बहुत सारे अमेरिकन और लैटिन और है ना बहुत सारे देशों के साथ, कि वहां महिलाओं ने बहुत कुछ किया और उनसे सीखने की जरूरत है। नहीं, लेकिन क्या है, कांग्रेस आपकी नीति पर सवाल नहीं उठा रही है, कांग्रेस आपकी नीयत पर सवाल उठा रही है। और कांग्रेस ने आपकी नीयत पर सवाल सोफिया कुरैशी पर आप ही के एक चेहरे के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उठाया है। क्या मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस आपकी नीति पर सवाल नहीं उठा रही है, आपकी नीयत पर सवाल उठा रही है। और नीयत पर सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि आप ही की पार्टी के एक नेता ने सोफिया कुरैशी पर एक बयान दिया और उस पर पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कहीं आप भी पिक एंड चूज तो नहीं करेंगे, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही अब तक? स्वप्निल जी, एक बात आश्चर्यजनक आप देखोगे कि पूरा विश्व और विश्व के देश वो भारतीय जनता पार्टी की नीयत, राष्ट्रवाद की नीयत पर शक नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहाँ रहने वाली कांग्रेस सहमत हूं हर बात पर हमारी है ना भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे शक करते हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी खुद की नीयत खराब रही है। व्यक्तिवाद पे अभी आपने गिनाया तो सही, ये 50 साल में देश बना है क्या? हमारा देश, में इनसे एक सवाल पूछूं, कितने साल पुराना है? 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत है भारत, और उसके नायक, और आप उन नायकों को अगर समग्र करेंगे तो बहुत सारे हैं। अगर आप स्टेडियम से लेकर के बहुत कुछ उनके नाम पर किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन इन्होंने वो पॉइंट मैंने रखा, वो पॉइंट मैंने बिल्कुल रखा है। गोविंद पटेल जी, प्रॉब्लम क्या है? देखिए गोविंद पटेल जी, प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो सिंबल्स हैं या आपकी जो पहचान है, आज लोग उससे ज्यादा भी पहचान चाहते हैं। आज लोग और भी चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो भी तब जब उनके हाथ में एक मोबाइल है जिसमें एक एप्लीकेशन है, क्रोम या गूगल, उसको खोलो
और आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। लोग सिर्फ पिक एंड चूज नहीं होना चाहते, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर इस सड़क का नाम किसी शहीद पर रखा जा सकता था तो क्यों नहीं रखा गया, अगर एक सड़क का नाम किसी क्रांतिकारी पर रखा जा सकता था तो क्यों नहीं रखा गया। अधिकतर सड़कों के नाम, जैसे 74 प्रमुख सड़कें, मैं अभी छोटी मोटी सड़कों पर हुई नहीं, 74 प्रमुख सड़कें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, और अभी तो मैंने महात्मा गांधी को इंक्लूड भी नहीं किया है। आप समझिएगा मेरी बात। तो हम क्या आपको यह डर है कि बीजेपी आप ही की चीज को आगे ले जा रही है और इसलिए आपका सिंबोलिज्म खत्म हो जाएगा? देखिए स्वप्निल जी, हमें कोई डर नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। हम भाजपा की, जो मैंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। जैसे मैंने भी देखा, आप भी कह रहे हैं, समाचार पत्रों में ये आया है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो एक चीज मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि अचानक से जब इस तरह की बात सामने आती है तो कुछ तो दाल में काला है। नहीं, दाल में काला यूपी में तब नहीं था जब प्रियंका गांधी ने कहा था लड़कियों लड़ सकती हूँ। नहीं, क्या दाल में काला तब नहीं था जब प्रियंका गांधी ने यूपी में कहा था लड़कियों लड़ सकती हूँ? हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ हमें नायक नायिकाओं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो कथनी और करनी में फर्क है, उससे हमें दिक्कत है। हम उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये किसी भी हमारे जो, मैं तो फिर ये आपसे कह रहा हूँ ना कि दादा, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप अगर मान लीजिए 2028 में आते हैं तो अन्नपूर्णा रसोई इंदिरा रसोई हो जाएगी ना, वो अन्नपूर्णा रसोई तो रहेगी नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी तो इन्होंने, जैसे राजस्थान में इनकी सरकार आई है, तो इन्होंने आते ही क्या किया, इन्होंने कई योजनाओं के नाम बदले। नाम नहीं बदले क्या इन्होंने? आपने भी बदले, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अब अगर आप कंपैरिजन पे जाओगे तो कोई आपसे ये भी पूछ लेगा कि मां अन्नपूर्णा बढ़िया या इंदिरा गांधी, तो फिर मां अन्नपूर्णा का नाम कैसे हटेगा? देखिए मैं यही चीज कह रहा हूँ कि राजस्थान में आते इन्होंने क्या किया, सरकार ने, इनकी सरकार आते और क्या किया, इन्होंने नाम बदलने का काम किया योजनाओं में। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि नड्डा जी आ रहे हैं राजस्थान में, उनका स्वागत है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, ये सवाल पूछे कि और इस बात के साथ मैं जितेंद्र यादव के पास जाऊंगा। जितेंद्र यादव जी, दिक्कत क्या है हमारे देश में कि हम हिस्ट्री में और लिटरेचर में डिफरेंस नहीं कर पाते। हम लिटरेचर को भी कई बार हिस्ट्री मान लेते हैं, हम फिल्मों को कई बार सत्य मान लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आप जो नुक्कड़ नाटक करेंगे वो लिटरेचर का पार्ट है या हिस्ट्री का पार्ट है, या जो आप लघु नाटक करेंगे वो लिटरेचर का पार्ट है या हिस्ट्री का पार्ट है, मुझे नहीं पता। ये स्वप्निल, ये होता इसलिए है कि भाई प्रस्तुता में जितना दम होता है, प्रस्तुता इस कदर उसकी प्रस्तुति करते हैं कि आभासी रूप से वो आपको मन का अंधा बना देते हैं, और कभी कभी फिर वो साहित्य को जबरदस्ती ऐसा सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये इतिहास है, यही इतिहास है। ऐसा प्रस्तुता की जादूगरी से होता है। चलिए खैर, मुद्दे की बात ये है कि नव सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं, सामाजिक आंदोलन तो राजनीति का हिस्सा है। अब सामाजिक आंदोलनों के बाद एक दौर चला नव सामाजिक आंदोलन, उसकी पहचान होता है पर्यावरणवाद, नारीवाद, नव सांस्कृतिक मूवमेंट, यानी ये कुछ नए मुद्दे आजकल के मूवमेंट में शामिल किए जाने शुरू हो चुके हैं। ये 1990 के दशक के बाद ही शुरू हो गए थे। वैसे अगर भारतीय परिदृश्य में देखूं तो नारी के नाम से इस तरह का कोई मूवमेंट शुरू करना, ये एक स्वाभाविक 21वीं सदी का बहुत स्वाभाविक राजनीति है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है जहां तक मैं राजनीतिक चश्मा से देखता हूं। और इस मुद्दे पे राष्ट्र की यदि पहचान बनती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस पे आपत्ति होनी चाहिए, और इसमें कोई इधर उधर, लेकिन कंप्लीटनेस का सेंस होना चाहिए ना, कि अगर 1-2 स्टेट या 3 स्टेट्स में लाडली बहन है तो फिर राजस्थान में भी हो, हिमाचल में भी हो, साउथ में भी हो। फिर ये मूलभूत जो गलती, ये नीतिगत गलतियां कुछ हमारी सत्तासीन पार्टी से मुझे नजर आ रही हैं। एक तो ये है,
दूसरा क्या होता है कि जब सत्तासीन व्यक्ति कहता कुछ है, उस सत्ताधारी पार्टी के ही कुछ लोग विरोधाभासी बयान देते हैं, तो जनता को किम कर्तव्य विमूढ़ या कंफ्यूजन के दौर में डाल देते हैं। जनता ये वास्तव में उन्हें क्लियर करना चाहिए कि भाई आप नीति और नियत में अंतर नहीं, लेकिन इन द एंड मैं ये जरूर कहूंगा, और ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कांग्रेस ने भी चलिए नियत पर सवाल उठाए, इस कदम पर सवाल नहीं उठाए हैं, तो और ये वेलकम स्टेप है। हो सकता है कि इस एक स्टेटमेंट के लिए, सारे गेस्ट को स्क्रीन पर ले लें, इस एक स्टेटमेंट के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर मीडिया वाले टैग्स दे दिए जाएं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये एक वेलकम स्टेप है। ये इसलिए वेलकम स्टेप है कि जिनको आप नहीं जानते हैं या जो सचमुच गुमनामी में है जबकि उन्हें होना नहीं चाहिए, वो आपके सामने आएंगे। बस एक जो छोटी सी बात है जिसकी रिक्वेस्ट मैं बीजेपी से जरूर करूंगा इस वक्त, क्योंकि सत्ता में वो है, हिस्ट्री लिखना भी चालू कीजिए। नई हिस्ट्री जो आप बताना चाहते हैं उसे लिखना चालू कीजिए, ताकि इस पर एक कंप्लीटनेस का सेंस आए। नहीं तो कल को आप विश्वास मानिए इनकी आत्माएं भी रोएंगी कि भैया ये तो लिटरेचर का पार्ट था, हिस्ट्री का पार्ट नहीं था। तो हिस्ट्री के पार्ट को एक मूर्त रूप दीजिए, बस इतनी ही मेरी एक रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।